बीजेपी के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सके और अपने नेता के नेतृत्व में लड़ सके। तो नीतीश जी तो उनकी मजबूरी है। यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि जो युवा है अक्रॉस कास्ट, हर जाति में, हर जाति मजहब में, वो कहता है हमें बदलाव चाहिए। तो उनको कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर भी सता रहा है कि अगर हम खुले तौर पे नीतीश कुमार जी की बात करते हैं तो एक वो जो बड़ा तबका जो जो खासकर आवाज भी रही है उनके लिए अपर कास्टों के बीच में, उसका प्रशांत किशोर जी की जो जन स्वराज पार्टी है उसके तरफ खिसकने की संभावना है। मैदान गए और वहां पर हमने करीबन 27 लड़कों से बात की है। 27 में से आशीष जी एक ने नहीं कहा कि हम नीतीश कुमार को वापस लाएंगे। तो अभी आज तो एक ने कह दिया जिसने चलवाई लाठी यूथ पर उसका हिसाब होगा बूथ पर। जो मैं पलायन का मुद्दा इसलिए माइग्रेंट का मुद्दा है, इसमें से कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, कितने होंगे ये संख्या तो चुनाव के दौरान पता चलेगा कि कितनी खलबली मची, लेकिन कुछ ऐसे जरूर होंगे जिनके या तो नाम कटे हैं या किसी तरीके से उनमें गड़बड़ियां कुछ दिखेगी हमें। चुनाव बाइपोलर है और दोनों अलायंस जो है बहुत नजदीकी मुकाबले में है, तो थोड़ी भी टूट चुनाव का रुख बदल सकती है। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। आपको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान करे कि आपका घर रोशन रहे, आपका ईमान रोशन रहे और आपका किरदार रोशन रहे। हमारे साथ हैं आशीष रंजन और हम लोगों को लगा कि दिवाली है, उत्सव का दिन है, लेकिन उत्सव के दिन में राजनीति पर चर्चा करना जरूरी है क्योंकि चुनाव भी एक उत्सव है और बिहार में ये उत्सव इस वक्त चल रहा है। बिहार में 6 तारीख को पहले फेज का मतदान है और 11 तारीख को दूसरे फेज का मतदान है। नीतीश कुमार कह रहे हैं भाई जीविका बहन जी, महिलाओं को 10,000 रुपए हमने दे दिए हैं। तेजस्वी ने काउंटर किया है कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन गठबंधन में गांठें हैं। 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ, 5 गांठ, 6 गांठ, 10 गांठ, 12 गांठ, ये सब गांठें पड़ी हुई हैं। 6 से 7 सीटें हैं जहां महागठबंधन के उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ पर्चा भर दिया है, चाहे वैशाली की सीट हो, लालगंज की सीट हो। इधर एनडीए में भी बगावत है। भागलपुर से गोपाल मंडल ने जेडीयू के ही उम्मीदवार के खिलाफ पर्चा भर दिया है। सीमांचल में बीजेपी को बगावत झेलनी पड़ रही है, लेकिन महागठबंधन में ज्यादा बगावत है। तो इन सब सारे फैक्टर्स के बावजूद बिहार में कौन सा गठबंधन आगे, इस पर हम आशीष भाई से चर्चा करेंगे। हम दोनों लोग बिहार में घूम रहे हैं लेकिन अलग अलग घूम रहे हैं, तो हमें लगा कि भले ही जगह अलग अलग हो लेकिन एक साथ आकर के जनता को इस मसले पर बताना चाहिए। आशीष जी, पहले बताइए कि जो गठबंधन में गांठें हैं वो किस पर भारी पड़ रही हैं और जो नीचे हमारा एक लिखा हुआ है प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर। तो पहले तो ओपनिंग रिमार्क्स, आप जो पिछले 1 महीने से देख रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं आज की तारीख में कौन सा गठबंधन आगे, एनडीए या इंडिया अलायंस, जो थोड़ा सा अभी इंडिया का ऐसे है, थोड़ा टेढ़ा है इस समय जी। नमस्ते, प्रणाम सभी को। एक बार फिर से दिवाली की शुभकामनाएं। सभी को सुख समृद्धि और सम्मान मिले, यही शुभकामनाएं हैं सभी के लिए। अब सीधे बिहार पे आ जाते हैं। ऑफ कोर्स देखिए, बिहार के बारे में कहा भी जाता है कि बिहार का जो चुनाव है अपने आप में काफी कठिन और काफी जटिल चुनाव हुआ करते हैं। और कम से कम मैं ज्यादा दूर तो नहीं जाऊं, लेकिन पिछले 10 सालों में ये तीसरी विधानसभा चुनाव है, यानी 2015, 2020 और 2025। ये तीनों को मैं फील्ड में रह के अनुभव करने का कोशिश किया है, 2015 में भी। और मैंने लास्ट मोमेंट पे देखा है कि तीनों टाइम, मतलब 2 टाइम, अभी तो तीसरा टाइम अभी चल ही रहा है चुनाव, और लास्ट के 2-3 हफ्ते में चुनाव ने अपना रुख मोड़ा है। इसके कई वजह हो सकते हैं। इसके एक वजह ये हो सकते हैं कि कैंपेन के दौरान नैरेटिव कुछ नया आ गया और उसको पार्टियों ने अपने अनुसार हिलाने डुलाने की कोशिश किया और जनता में वो गए। दूसरी बात यह है कि जो अमूमन कहा जाता है कि बिहार के जो मतदाता हैं वो बहुत ही गूढ़ हैं, मतलब पॉलिटिकली तो काफी समझ रखते हैं, लेकिन इतने स्मार्ट हैं कि जल्दी आपको चीजें बताने से परहेज करते हैं या गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो लेकिन जब चुनाव नजदीक आ जाती है तब उनका खुलना शुरू होता है और फिर
अपना जनादेश वो किसी भी पार्टी या गठबंधन को देते हैं। तो इस मायने में बिहार का चुनाव जो है जटिल है और उसके साथ साथ रोमांचित करने वाली बात है। रही बात दिवाली और छठ का दौर भी है, तो बहुत सारे लोग जिसकी खूब चर्चा हो रही है पिछले 6-8 महीनों से और काफी समय से, ये तो एक हालांकि सामाजिक और आर्थिक दोनों समस्याएं हैं, वो है पलायन पलायन का, कि एक बड़ी आबादी बिहार से बाहर काम के लिए जाती है और वो जद्दोजहद अपनी जीविका के लिए करते रहते हैं। तो उस वो भी एक बड़ा जो संख्या है वो वापस आए हैं बिहार में, तो उनको देखना होगा। और इसमें इस बीच एक चीज और जो घटित हुई है वो ये है कि एसआईआर का मुद्दा जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो ईसीआई ने किया था, तो वो भी करीब 22 साल बाद बिहार में हुई है और उसका कुछ है। और मुझे लग रहा है जो मैं पलायन का मुद्दा इसलिए माइग्रेंट का मुद्दा है कि इसमें से कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे, कितने होंगे ये संख्या तो चुनाव के दौरान पता चलेगा कि कितनी खलबली मची, लेकिन कुछ ऐसे जरूर होंगे जिनके या तो नाम कटे हैं या किसी तरीके से उनमें गड़बड़ियां कुछ दिखेगी हमें। तो ये तीनों चारों चीज को मिला लिया जाए तो एक अपने आप में जो है रोमांच पैदा करेगी बिहार के चुनाव। अब सीधी बात आ जाते हैं हम गठबंधन की पॉलिटिक्स पे। ऑफ कोर्स जो दोनों जो गठबंधन है वो बिल्कुल नया नहीं है, पार्टियां थोड़ा इधर उधर रहती है। 2000 कम से कम 2019 से कमोबेश जो गठबंधन है वो मोटा मोटी वही है, सिर्फ एक दो पार्टियां इधर से उधर गई हैं। और जहां तक एनडीए का है, अभी तक बिहार में नीतीश कुमार विधानसभा में लीड करती थी उनकी पार्टी जेडीयू, लेकिन इस बार दोनों जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर सीटें लड़ रही हैं। और आप खुद फील्ड पे हैं, आपने कई सारी रिपोर्टिंग भी किया है जो देखे कि उनके अंदर भी एक जद्दोजहद है। दूसरी बात यह है कि महागठबंधन की तरफ से आरजेडी अभी भी लीडिंग पोजीशन पे है, लेकिन सीटों को लेके उनके बीच में एक मतलब खासकर कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का दूसरे दलों के साथ जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हो रही है। और उसमें दो पेज जो है, एक वीआईपी के आने से और दूसरे आईपी गुप्ता की जो पार्टी है, मैं उनका नाम ही मिस कर रहा हूँ, आईपी गुप्ता की पार्टी का नाम। ताती तत्वा जाति जो है यहाँ पे उसकी जी उसका जी, परिचय ताकि दिया तत्व है। जाति को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पार्टी का नाम शायद करनी छाप उनका सिंबल है, तो उनको भी 3 सीट मिला है। तो वो ज्यादा एकोमोडेट करने चक्कर में, और आरजेडी पिछले बार से सबक लेते हुए अपनी मजबूत सीटों पे लड़ने के वजह से जो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है अगर थोड़ी बहुत भी समझदारी दिखाएंगे ये लोग, तो अगले 2-3 दिनों में जब तक की स्क्रूटनी है या नॉमिनेशन वापस लेने का टाइम है, उस समय तक कोशिश होनी चाहिए दोनों गठबंधनों की कि वो पेज को ठीक करें। और उसके बाद जैसे ही छठ दिवाली के बाद जो कैंपेन का जो एक दौर शुरू होगा 15-20 दिनों के लिए, उसमें हवा दिखेगी कि किधर क्या किस करवट ये चुनाव लेगी। किस करवट चुनाव लेगा। लेकिन देखिए सर, हमें जो अभी तक हमारा जो 1 हफ्ता 8 दिन यहाँ बीता है बिहार में, हम गोपालगंज गए, सिवान गए, आरा गए, वैशाली गए, बिहार में तो हम है ही हैं। यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि जो युवा है अक्रॉस कास्ट, हर जाति में, हर जाति मजहब में, वो कहता है हमें बदलाव चाहिए। मतलब इसमें बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज भी हम गांधी मैदान गए और वहां पर हमने करीबन 27 लड़कों से बात की है। 27 और 2 दिन में आप उन 27 लोगों से सीधे वो हमारी रिपोर्ट आप देखेंगे रेड माइक पर। 27 में से आशीष जी एक ने नहीं कहा कि हम नीतीश कुमार को वापस लाएंगे, एक ने नहीं कहा। और उन 27 में से 27 जो थे उसमें एक लड़का राजपूत था, उसने खुद बताया मैं राजपूत हूं। बाकी पिछड़ी जाति के भी थे, महादलित भी कुछ थे उसमें। सबने बोला कि हमें बदलाव चाहिए। लेकिन उसके उलट हम जब महिलाओं से मिलते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में, अब कल हम लोग आरा में एक गांव गए और वहां पर नट समुदाय की, महादलितों में आते हैं नट यहाँ, वहां महिलाओं ने बोला कि जी हमें 10,000 रुपए मिले और हम नीतीश जी को वोट देंगे। तो महिलाओं में अभी वो टूट फिलहाल अभी नजर नहीं आती, लेकिन युवाओं में एक बड़ा तबका भी नहीं कहूंगा, लगता है कि ज्यादातर जो युवा संघर्ष कर रहे हैं यहां रह करके, पेपर लीक 4 साल में उनके साथ जो हुआ है बर्बरता, लाठीचार्ज, वो कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं। वो अभी आज तो एक ने कह दिया, जिसने चलवाई लाठी यूथ पर उसका हिसाब होगा बूथ पर।
एक ये लड़कों ने नारा लगाया। अब सोचिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अमूमन सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लड़के नहीं बोलते हैं इतना। जिसने चलवाई लाठी यूथ पर, उसका हिसाब होगा बूथ पर, और ये खुल के कह रहे हैं। और ये बीएड करे हुए छात्र थे जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी नहीं हो पाया, पेपर लीक हुआ। अब एग्जाम कब होगा नहीं पता, लेकिन बिहार पुलिस की वैकेंसी आई है तो पुलिस में तैयारी कर रहे हैं। तो जिसकी वैकेंसी आ जाए, छात्र उसकी तैयारी करते हैं। आपका अभी तक का अवलोकन ईमानदारी के साथ, जैसे मैंने बताया, वो क्या कहता है? देखिए, धन्यवाद। इसमें तीन पहलू है, इससे कोई दो राय नहीं है। चाहे हम हो या कोई भी आएंगे, तो बिहार में यूथ के अंदर एक बदलाव की बात चलती है। वो कितना स्ट्रांग है, ये तो थोड़ा चुनाव जब और खुलेगा तब पता चलेगा, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। अब इसकी वजह दो है। एक तो ये कि 2020 में भी देखिए, नौकरी के नाम पे जो 10 लाख नौकरी की घोषणा वादे किए थे महागठबंधन ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, तो उसके वजह से भी 2020 में भी एक यूथ में खलबली थी। उसके बाद 5 साल बीत गए। उस 5 साल में जब जहां पे जो इनकम्बेंट सरकार है, जहां कहती थी कि नौकरियां कहां से आएगी, उसी सेम सरकार ने के बिहार के अलग अलग हिस्सों में आप पोस्टर बैनर देखेंगे जिसमें उन्होंने खुद घोषणा किया है कि करीब 9 लाख से ऊपर लोगों को उन्होंने रोजगार नौकरियां दिए हैं। जिसमें तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी गई है। यानी कि एक चीजें तो तय है, वो ये जनता के तरफ से कि नौकरी की डिमांड जो है वो काफी हाई है। दूसरा सरकार की तरफ से कि सरकार ने भी इस बीच ले दे के, जो पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं हुआ करता था, पिछले 5 सालों में वही एक बड़ा मुद्दा रहा है। और अब चाहे विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष की बात हो, दोनों नौकरियों को लेके बात कर रहे हैं। कितना नौकरी देंगे, कब तक देंगे, वो एक अलग मामला हो सकता है। दूसरी चीज यूथ में ये है कि देखिए, 20-25 साल का जो यूथ है वो तकरीबन तकरीबन लालू यादव का राज नहीं देखा है, जिसकी दुहाई एनडीए के लोग या नेता करते हैं। अगर मान लिया जाए कोई 25 साल का भी है, तो उस समय वो 5 साल के रहे होंगे, तो उनकी क्या समझ होगी, या 10 साल के भी रहे होंगे 30 साल वाले। तो उसमें और एक ही सरकार को बार बार देख रहे हैं। एक चीज हमें याद रखनी होगी कि ऐसा नहीं है कि वो बार बार, चूंकि एक ही चेहरा है, ठीक है। ऐसे तो कहने को लोग कहेंगे कि बंगाल में भी बहुत लंबे समय तक शासन रहा एक पार्टी का, गुजरात में भी बहुत लंबे समय तक शासन रहा, लेकिन वहां थोड़ा बहुत चेंज होते रही है, अपोजिशन थोड़ी वीक बनते रही। अगर बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग नहीं होती 1997 तो 97 में, तो शायद वो चीजें नहीं होती। बीजेपी बार बार सत्ता, मतलब चीजें नरेंद्र मोदी के तहत 2012 तक, तो 2014 तक तो वो खुद मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद भी चीजें को वो 2-3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, चाहे वो आनंदीबेन पटेल हो, रूपानी जी हो, या अभी जो है तो भूपेंद्र पटेल जी। तो लेकिन बिहार में वो चीजें नहीं है। एक ही चेहरा पिछले 20 सालों से, अगर मांझी जी की सरकार को छोड़ दिया जाए कुछ महीनों का, 13-14 महीने, तो एक ही चेहरा है। दूसरी बात, उनकी उम्र हो चुकी है और उनका स्वास्थ्य उतना साथ नहीं दे रहा है। कम से कम अगर पब्लिक मीडिया की बात किया जाए तो, मुझे नहीं पता अंदरूनी नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य कैसा है, लेकिन जो खबरें आ रही है, जो उनके स्पीचों से निकल जाती है, तो उसमें ये तीनों चीज मिला के, मतलब मैं कह रहा हूं कि यूथ में नौकरियों की डिमांड, और उस सरकार का भी अब जो है उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना, नौकरी दे के या उसकी उम्मीदें जगा के, और तीसरा नीतीश कुमार की जो स्वास्थ्य है और लंबे समय से मुख्यमंत्री रहे बिहार के राजकाज में, वो तीनों एक कहीं ना कहीं, चाहे आप उसको उबाऊ कहिए, चाहे कहिए एक बदलाव की बात, ये खासकर युवा में, खासकर एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयड युवा में ये बहुत ही स्ट्रांग है। दूसरी तरफ मैं आपकी बातों से सहमत हूं। नीतीश कुमार की देखिए 3 बड़ी देन है 2005 में शासन में आने के बाद। लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी सब बात करते हैं, हालांकि पिछले 1-1.5 साल में थोड़ा उसमें खलबली हुई है। दूसरा जो उन्होंने काम किया, वो महिलाओं को सिस्टमेटिकली ढंग से, चाहे पहले एनरोलमेंट उनका बढ़ा के स्कूल में बच्चियों को लाके, फिर उनको 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में इंसेंटिव देके 10,000, 25,000, 50,000 वो प्रमोट किया। और उसके बाद जो आखिरी स्टेप था, वो नौकरियों में रिजर्वेशन देके, खासकर पुलिस में देखिएगा 35% रिजर्वेशन महिलाओं को है। तो ये सब करके महिलाओं में उनकी एक जबरदस्त पकड़ है।
दूसरी चीज, अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वो जीविका दीदी का, जिसको उन्होंने 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया देने की भी बात की। तो ये सारे वजह से महिलाओं का एक सिस्टमेटिकली जो उत्थान हुआ है, उद्धार हुआ, ये आपको अमूमन किसी और राज्य में, भारत के किसी और राज्य में देखने को नहीं मिलेगी। तो जो महिलाओं का एक झुकाव है नीतीश जी के प्रति, वो एक नेचुरल है। लेकिन इन सब में जो सवाल ये है कि नौकरी एक ऐसी चीज है, चाहे महिला को 10,000 मिले या 5,000 मिले, हर महिला या हर परिवार चाहता है कि उनके घर में नौकरीशुदा लोग हों, चाहे उनके बच्चे को, चाहे बेटा हो या बेटी हो, एक नौकरी हो। क्योंकि शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, दो ऐसी चीज है जो जो मनुष्य का, जो व्यक्ति के का जीवन का उद्धार कर देती है। एक पायदान उसको ऊपर लेके चले जाती है, एक जनरेशन ऊपर लेके जाती है। तो ये जो क्लास है, यूथ वर्सेस महिला, ठीक है, उसमें थोड़ी सिमिलैरिटीज भी है। चाहे महिला को भी नौकरी चाहिए और जो महिलाएं हैं उनके बच्चों को भी नौकरी चाहिए। तो ये क्लास जो है, मैं ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी भी नीतीश कुमार जी की महिलाओं के मन में कुमार जी के लिए विशेष लगाव है और उनका एक बड़ा हिस्सा उनके तरफ जाएगा। लेकिन चूंकि चुनाव बाइपोलर है और दोनों अलायंस जो है बहुत नजदीकी मुकाबले में है, तो थोड़ी भी टूट चुनाव का रुख बदल सकती है। थोड़ी भी टूट चुनाव का रूप बदल सकती है। तो अगर कहा गया कि यूथ या महिलाएं, बड़ा फैक्टर कौन? इस बार युवा कह रहे हैं बदलाव, महिलाओं का रुख मोर और लेस कम होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कम नहीं होगा, कम होगा, लेकिन महिलाएं नीतीश कुमार को 10,000 रुपए जीविका दीदी उनके साथ नजर आती है। तो यू हैव टू चूज बिटवीन वन, महिला बड़ा फैक्टर या यूथ बड़ा फैक्टर? देखिए, मैं तो आंकड़े पे बात करता हूं, तो अगर आंकड़ों के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार में 48%, 48% विमेन इलेक्टर्स हैं। तो संख्या के दृष्टिकोण से तो वो बहुत बड़ी है और वो साइलेंट वोटर भी है। लेकिन यूथ जो है ना, वो एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, मैसेजिंग करते हैं। और पिछले कुछ सालों में देखिए, विमेन और यूथ दो जो इक्वेशन है काफी इन्फ्लुएंस करी। पहले अपर कास्ट एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल पावर हुआ करता था चुनाव को, आज भी वो हटा नहीं है, लेकिन इन दोनों की बातें ज्यादा होती हैं और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। महिला को पैसा आया, लेकिन उस महिला को यह भी पता है कि मेरे बच्चों को अगर नौकरी मिलेगी तो ये ज्यादा बढ़िया चीज होगी, पहली बात। तो ये एक है। और दूसरा जो मैं बोल रहा हूँ, 20 साल से जो शासन है उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा। तीसरी चीजें ये है कि कास्ट एसोसिएशन इतना ना स्ट्रांग है बिहार में, आप तो खुद घूम रहे हैं, जानते ही होंगे। अगर मैं मान के चल रहा हूं कि किसी पार्टी का एक वोटर विशेष, वोट बैंक जिसको आप बात कर रहे हैं, अगर उनको भी पैसा मिले तो इसमें कम संभावना है कि उनका एक बड़ा हिस्सा जो है बाजी पलट दे, मतलब उस तरफ चले जाए। तो यानी कास्ट एसोसिएशन की वजह से एक बड़ा वर्ग अभी भी निश्चित है। अब ये जो फ्लोटिंग वोटर जिसको हम कहते हैं, क्या वो 10,000 रुपया महिलाओं को देके सरकार ने जो भी थोड़ा बहुत उनसे छिटक सकता है उसको रोकने की कोशिश किया? या दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव और महागठबंधन जो बात कह रहे हैं कि युवाओं को नौकरी देने का, खासकर वो हर घर नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, वो कितना इफेक्टिव और अट्रैक्टिव होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि वो घर घर तक पहुंचेगा कि नहीं, वो मायने बहुत रखता है। दूसरी एक चीज और महिलाओं पे जोड़ना जरूरी है कि एक तरफ 10,000 की बात है, उस तरफ महागठबंधन ये कह रही है, तेजस्वी यादव, कि 30,000 साल का, यानी 2,500 रुपये हर महीने जो है। अब उसमें आप चूज कीजिए कौन बड़ा है, 10,000 वन टाइम वर्सेस 30,000 एक साल का, जो कि 5 सालों के लिए, कम से कम 5 साल के लिए लेकिन अगर हम सरकार बात मिल करें। गया है, तो आ गया इसमें है जो है, वही मैं कह रहा हूं कि जी, सही बात। पैसा आ देखिए, गया है। 2021 से मैं इस पे बार बार लिख रहा हूं, 2021 से मैं बार बार लिख रहा हूं, वेस्ट बंगाल चुनाव से ही, कि विमेन को, अगर महिलाओं को पैसे मिलते हैं उनके अकाउंट में, तो विमेन जो है इकोनॉमिक इंसेंटिव को ज्यादा तवज्जो देती है आइडियोलॉजिकल इंसेंटिव की तरह। तो एक इम्पैक्ट तो रहेगा इससे, हम चाहे कुछ भी कोई भी किसी तरीके का एनालिसिस करे, वोटर इम्पैक्ट आउटकम चाहे जो भी रहे, लेकिन इस बात से दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि महिलाओं को जो डायरेक्ट उनके खाते में डायरेक्ट पैसे मिलते हैं उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है।
और इस लहजे से जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होते हैं, क्योंकि ट्रेजरी तो उन्हीं के पास होता है, खजाना उन्हीं के पास होता है, तो उसको एक बेनिफिट होता है। लेकिन ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, आप तेलंगाना का उदाहरण ले लीजिए, ठीक है, और भी कुछ कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां पे सरकारों ने दिल खोल के पैसे दिए लोगों के बावजूद जो है चुनाव परिणाम उसके उलट आया है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी तुरंत में ये कह देना, जैसा कि हम कह रहे हैं कि चुनाव नजदीकी है और थोड़ा सा भी टिल्ट अगर हो गया, रही बात युवाओं की, महिलाओं की संख्या, तो ऑफकोर्स 48% इलेक्टर्स है, लेकिन बिहार का जो युवा है, मतलब पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे युवाओं की जो संख्या है वो काफी अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा है। और जो आक्रोश है पिछले 1 2 3 सालों से, ये आंदोलन अभी बीपीएससी से नहीं शुरू हुआ, ये अग्निवीर से ही शुरू हुआ था। उस समय से उद्वेलित होना शुरू हो गए थे मामला। 2020 में तो थोड़ी एक उम्मीद जगी थी, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली चालू है। और उसमें जो प्रशांत किशोर जी ने जो पिछले 2 3 सालों से पदयात्रा की, 2 2.5 3 सालों से, उसमें इन्होंने युवाओं को लेके, पलायन को लेके काफी चर्चा किया है। तो यानी कि उस तो मुद्दे को केंद्र ठंडे में क्या बस्ते है? में नहीं होने दिया, वो रिचार्ज होते गए हैं। तो आशीष जी, वो देखना पड़ेगा हमें। आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर कह रहे हैं कि इस बार एनडीए की सरकार नहीं आएगी, मैं लिख के दे रहा हूं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कागज कलम लेके बैठे? देखिए, वो बहुत बड़े चुनावी स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, तो वो और बड़ा आकलन कर रहे हैं, तो पता उनके पास कुछ बेस होगा, आधार होगा। ये बात उससे तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता हूं, ठीक है, क्योंकि जब तक मेरे पास, क्योंकि उनके पास डेटा जमीन होंगे, पर प्रशांत मेरे किशोर पास तो कितने अभी ऐसा शतरांश कुछ पर है? डेटा है नहीं। हाँ, इस सवाल का मैं जवाब दे सकता हूँ। पहले तो एक बात, एक चीज के लिए उनको बधाई देना चाहिए, कोई भी नेता हो, खासकर अगर 2 2.5 साल किसी जमीन पे मेहनत करते हैं, तो वो एक अपने आप में डेमोक्रेसी के लिए काफी अच्छी चीज है कि मैसेजिंग आप करते हैं 1 to 1, फेस टू फेस। लेकिन दूसरी बात, बिहार के पॉलिटिक्स में, और ऐसा अमूमन कम ही देखा गया है, देखिएगा, चाहे वो एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश में हुआ हो, फिर 1985 में आसाम में असम गण परिषद हो, और 2013 में आम आदमी पार्टी की जो रही है, इन तीनों टाइम में जो अचानक नई पार्टी उभरी और वो सत्ता के दहलीज तक पहुंच गई। खासकर आम आदमी पार्टी मेजोरिटी तो नहीं ला पाई, लेकिन वो एक ऐसी खंडित जनादेश कायम करने में सफल हो गई जिसकी वजह से कि कांग्रेस पिछड़ते ही चली गई दिल्ली के। बहरहाल बिहार पे आते हैं, तो प्रशांत किशोर ने अमूमन एक एक मैसेजिंग छोड़ा है, लोगों में उस चीज को लेके बातचीत है, लेकिन उनकी चुनावी सफलता पे मुझे संदेह है। उसके 3 वजह है। और संदेह होने का, जो सब जानते हैं कि बिहार की जो राजनीति है वो कास्ट से के इर्द गिर्द इतना ना ज्यादा है, कास्ट एसोसिएशन इतना ना ज्यादा स्ट्रांग है कि वहां पे कोई नया खिलाड़ी आके एक तरफा, मतलब कि एक बार में आके तुरंत कोई खलबली बड़ा मचा दे। इस तीसरी जो चीज है, एक कॉमन चीज आप देखिए, जहां भी मैं आसाम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली वगैरह की बात कर रहा हूं, इन सभी जगह पे जो कॉमन चीज थी कि एक सस्टेनेबल मूवमेंट चलती आ रही थी। इनकम्बेंट सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश पनपी थी और पनपाया गया था। बिहार में मैं 2020 भी घूमा हूं, इस समय भी घूमा हूं। आप जो इनकम्बेंट एनडीए गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स वो बदलाव की बात लोग करते हैं, लेकिन वो 2020 वाली भी एंटी इनकम्बेंसी आपको उस तरीके का नहीं दिखेगी। तो जब तक ह्यूज एंटी इनकम्बेंसी ना हो, कोई बड़ा आंदोलन उसके पीछे ना हो, पदयात्रा ये सब करना, जनमानस में लोगों को मैसेज पहुंचाना, ये सब ठीक है, ये जरूरी चीज है, लेकिन वो सफिशियंट चीज नहीं है आपको इलेक्टोरल बेनिफिट देने के लिए। और जब मैं इलेक्टोरल बेनिफिट की देने की बात कर रहा हूं, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उनको कुछ भी वोट नहीं मिलेगा। ऑफकोर्स उनको 5 7 10 8% वोट मिल सकते हैं, हो सकता है इक्के दुक्के सीट भी निकल सकते हैं, लेकिन जो सिग्निफिकेंट प्लेयर वाला बात है, और मुझे जहां तक लगती है कि वो तीसरे नंबर की भी पार्टी रहेंगे इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर में, लेकिन वो डिस्टेंट थर्ड रहेंगे। डिस्टेंट मतलब कि जो फर्स्ट और दो के बीच जो फासला रहेगा, उससे कई ज्यादा गुना 2 और 3 के बीच में होगा। और मेरी अपनी गट फीलिंग है कि शायद उनका आंकड़ा जो है, अभी भी वो जो एक सिग्निफिकेंट एक थ्रेश होल्ड है 15% 17%, वो नहीं क्रॉस कर पाएगी, और वो अमूमन ज्यादा चांसेस है कि अभी भी वो सिंगल डिजिट में ही रहेंगे। सिंगल डिजिट में रहेंगे। तो ये हमें लगा कि थोड़ा सा बिहार चुनाव पर एक होलिस्टिक चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि क्या मुद्दे हैं, क्या जमीन पर देख रहे हैं।
प्रचार थोड़ा बहुत शुरू हो गया है, बीजेपी ने खोल दिया है, महागठबंधन ने अभी अपना प्रचार नहीं खोला है। अभी राहुल तेजस्वी सड़क पर नहीं है, अभी तो फायर फाइटिंग चल रही है, इसको बैठाओ, इसको खड़ा करो, ये करो, वहां करो। अच्छा, इतना कंफ्यूजन हो गया, लोग कह रहे हैं कि इस बार नीतीश नाराज है, बीजेपी उनको सीएम अनाउंस नहीं कर रही है, तो नीतीश राहुल तेजस्वी के साथ चले जाएंगे चुनाव में। कई सीटों पर आरजेडी कांग्रेस आमने सामने है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं आशीष जी? अगर संभव हो तो एक लाइन इस बात पे बोलने दीजिएगा। प्लीज प्लीज। अगर पॉसिबल हो तो वो अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट है जिसपे वो नीतीश कुमार जी के सीएम चेहरे की बात कर रहे हैं, तो उस पे अगर आपकी अनुमति हो तो एक दो लाइन बोलना चाहूंगा। प्लीज बोलिए बोलिए आशीष जी, बोलिए, अनुमति, पूरी अनुमति, आपका चैनल है, 2 लाइन देखिए, बोलिए। देखिए, दो चीजें हैं। ऑफ कोर्स एक 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 बड़ी कोशिश है बीजेपी की कि नीतीश जी के दायरे से, या बिहार में, बिहार इकलौता अभी भी ऐसा राज्य है जहां पे उनका जनाधार है, वोट भी है, लेकिन आज अभी भी पार्टी यानी बीजेपी के पास उतनी ताकत नहीं है कि वो अकेले चुनाव लड़ सके और अपने नेता के नेतृत्व में लड़ सके। तो नीतीश जी तो उनकी मजबूरी है, उनके पास दूसरी भी एक मजबूरी है कि नीतीश जी का जैसे ही वो सीएम का चेहरा आगे करते हैं, ये मेरी अपनी कंप्लीटली अपनी समझ है, जैसे ही नीतीश जी का अगले आने वाले टर्म में सीएम के रूप में वो घोषणा करते हैं, तो उनको एक खतरा है जो खासकर जो यूथ है, अपर कास्ट के यूथ, खासकर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ, उसमें एक खलबली है बदलाव को लेके, और उसी में एक थोड़ा अट्रैक्शन है प्रशांत किशोर जी को लेके। तो उनको कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर भी सता रहा है कि अगर हम खुले तौर पे नीतीश कुमार जी की बात करते हैं, तो एक वो जो बड़ा तबका जो जो खासकर आवाज भी रही है उनके लिए अपर कास्टों के बीच में, उसका प्रशांत किशोर जी की जो जन स्वराज पार्टी है उसके तरफ खिसकने की संभावना है। और जिस तरीके की बाइपोलैरिटी है बिहार में, उसमें मैं कह रहा हूं 2-3% भी वोट इधर से उधर हुए तो सारा मामला ही पलट जाएगा, सारा चीज ही जो खेल इधर का मामला उधर हो जाएगा। एक चीज आप गौर करिएगा, जो मुझे अभी अपनी मेरी गट फीलिंग है कि अभी तक जो है 75% के आसपास महागठबंधन और एनडीए के वोट पिछले कुछ इलेक्शन का देखें तो मिलते आ रही है। मुझे लगता है, विधानसभा की बात करता हूं, लोकसभा में तो सीट से ऊपर चला ही जाता है। मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा जो है, जो वोट महागठबंधन को मिलेंगे और जो वोट एनडीए को मिलेंगे, वो कुल मिला के 80% का आंकड़ा पार होने की संभावना है। वो उसके पास रहे या उसको क्रॉस करे। तो नीतीश जी जो है, अमूमन जो बड़ी बात यह है कि बीजेपी की जरूरी और मजबूरी दोनों है। अब उसमें कैसे कैंपेन में चलता है मामला, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी, दिलचस्प। बहुत चीजें दिलचस्प है जो देखने वाली है। आशीष जी के साथ ये पहला शो है, और भी हम लोग मुखातिब होंगे उनके साथ। अब हमको देखते रहते हैं, हमारे साथ चुनाव में चर्चा रहती है, चुनाव वाले दिन भी हमारे साथ होते हैं। तो आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो हमें लगता है कि गंगा जी में, गंडक में, कोसी में बहुत पानी बहना बाकी है। बिल्कुल। बिल्कुल। हमें धन्यवाद देख, और हैप्पी दिवाली सभी को। हैप्पी दिवाली सबको, नमस्कार।